तो आपको अगर मैं कहूँ कि मोटिवेशन सब लोग घर से बाहर ढूंढते हैं, मुझे लगता है आपके लिए मोटिवेशन आपकी फैमिली ही सबसे बड़ी थी। आप फ्री में है तो थोड़ा सा आप निगेटिविटी ले सकते हो, निगेटिव मार्क्स ले सकते हो। बट मेंस में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे वन थर्ड है। आप एक गलत क्वेश्चन करते हो तो आपके 4 मार्क्स चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा गाइडेंस जो था वो बहुत ही हेल्पफुल था, क्योंकि वो बिल्कुल। एग्जाम जब टाइम में आता है तो आप क्या चीज़ें याद है ये डिपेंड नहीं करता। माइंड में आपके साथ वो चीज़ें चलती है जो आपको याद नहीं है, लगता है जैसे हाँ यही क्वेश्चन आएगा, मुझे ये चीज़ नहीं याद है, तो काफ़ी चीज़ वो परेशान करती है। हेलो एवरीवन, सो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवराज, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एक डिप्लोमा स्टूडेंट है एसएससी जेईई एग्जाम क्रैक किया है। और बहुत से डिप्लोमा स्टूडेंट्स का कहना होता है कि क्या हम लोग पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकते हैं, और आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसी के साथ साथ एग्जाम क्रैक करने के साथ ही देखिएगा, आप लोगों का सपना होता है सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हमें जाना है, और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यहाँ पर युवराज को मिला है। तो आज हम लोग उनसे जर्नी डिस्कस करेंगे। सो आई वेलकम यू युवराज। सो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पूरी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो आप बताइए, रिजल्ट थैंक यू के मैम। बाद आपको कैसा लग रहा है? मैम पूरी फैमिली मेरी बहुत ही खुश है, मतलब मेरी फैमिली का मैं ही एक उम्मीद था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और मेरी मम्मी ने बहुत ही सारे अप्रोचेस दिए हैं डिफिनेशन के लिए। सबसे पहले तो बिल्कुल, थैंकफुल फॉर माई मॉम। मतलब आपको सपोर्ट जो मिला सबसे ज्यादा, आप कल भी कह रहे थे कि मम्मी ने बहुत सेक्रीफाइस किए और मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो थोड़ा सा आप इलेबोरेट करिए, यस कैसी मैम। आपकी जर्नी रही, कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की, और आप डिप्लोमा स्टूडेंट है, आप किस तरीके से गाइड करोगे जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको? मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है डिप्लोमा के सेकंड ईयर से चालू कर दिया था, क्योंकि उस टाइम से टेक्निकल का सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। देन मैंने हम्म। यूट्यूब पे सर्च किया कि आखिर मैं डिप्लोमा के बाद कर क्या सकता हूँ। देन आई हम्म। गॉट कि एसएससी जेई का एग्जामिनेशन होता है जिसे मैं क्रैक कर सकता हूँ। 21 से मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, साथ ही सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन था, तो दोनों को हम्म। साथ साथ लेकर चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। बट आगे चल के एक हैबिट सब मैं दोनों एक साथ मैनेज कर सकता हूँ। और जितने भी डिप्लोमा के हैं या फिर बीटेक स्टूडेंट हैं, मैं उनको बस यही बोलूंगा कि आप सेमेस्टर के साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। किसी प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं होता है कि आप इंड के बाद शुरू करेंगे या फिर आपका सेमेस्टर खत्म होगा या फिर आपका कॉलेज लाइफ खत्म आप शुरू कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए, देन यू विल गेट सिलेक्टेड। बिल्कुल, मतलब कॉलेज के साथ हम कॉलेज को भी मैनेज कर सकते हैं और एग्जाम को भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम कॉलेज में टाइम नहीं दे पा रहे, हमें ये करना होता है, हमारे एग्जाम आते हैं, तो हम कैसे स्टडी मैनेज करें। अगर आपने मैनेज किया है तो मतलब बाकी लोग भी कर सकते हैं। यस, ये उसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल या है। आप यस बताएंगे मैम, क्योंकि आपके घर में सेमेस्टर का कौन और कौन है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मेरी फैमिली में तो मतलब ऑब्वियसली अगर बात करूँ तो मेरी मम्मी है, मेरे जी एक हाँ। बड़े भैया हैं, बहुत हम्म। छोटी सी फैमिली है, इतने ही अच्छा। लोग हैं। तो आपको अगर मैं कहूँ कि मोटिवेशन सब लोग घर से बाहर ढूंढते हैं, मुझे लगता है आपके लिए मोटिवेशन आपकी फैमिली ही सबसे बड़ी थी। फैमिली का बात करूं और साथ ही जो मेरा बैकग्राउंड था, जो लाइफ था, वो काफ़ी डिफिकल्ट था, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग था। हम्म। ज़रूरत ही नहीं पड़ा किसी और चीज़ों के बारे में सोचने का या फिर कुछ कहीं और से मोटिवेशन लेने का, क्योंकि मेरा स्ट्रगल लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट था। चलिए, यही पर मेरे लिए इतनी सबसे बड़ा मतलब मोटिवेटिंग। डिफिकल्टीज के बाद भी आप तैयार करते रहे एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार हम रुक जाते हैं कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिखती है, और दो ही ऑप्शंस है प्रॉब्लम्स देख के, या तो रुक जाना या तो और ज्यादा तैयारी करने लग जाना। तो आपने दूसरे वाला रास्ता चुना। यस। यस मैम, प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में है, बट आप उसको कैसे टैकल करते हो, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो, ये आपको डिफाइन करता है आगे चल के। वही मैंने बिल्कुल। अपना रास्ता चुना कि नहीं, मुझे स्ट्रगल है लाइफ में, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, बट इससे मुझे पीछे नहीं हटना है। लाइफ मिली है तो स्ट्रगल होंगे ही, अचीवमेंट भी होंगी, सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलनी पड़ती है। बिल्कुल, आपका ये एसएससी जेई का पहला अटेम्प्ट था जैसा आप कल बता रहे थे मुझे? यस मैम, ये डिप्लोमा के बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अपेयरिंग में भी मैंने दिया था जब कॉलेज टाइम में था। बट अपेयरिंग हम्म। में क्या होता है कि आप प्रॉपरली मतलब उसके लिए आप रेडी नहीं रहते हो, साथ ही साथ आप सिलेक्ट भी नहीं हो सकते आप चाह कर भी। उस टाइम हम्म। ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो बस ऐसे ही स्कोर के लिए मैंने दिया था एग्जाम। उस टाइम भी मेरा 95 या 98 स्कोर था। जो अभी फिर आपका पी डब्ल्यू एसएससी जेई का प्री का एग्जाम हुआ, उसमें आपका क्या स्कोर था? थ्री में मैं मेरा 138 था रॉ स्कोर, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा 141.8 था शायद। अच्छा, तो यानी कि प्री में अगर हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को यही सीखने को मिलता है कि वो मेंस में क्योंकि ऐड होगा, तो यहाँ से हमें अपना डिपार्टमेंट जो हम चाहते हैं वो मिलने में एक आसानी हो जाती है अगर हम प्री में अच्छे से स्कोर कर ले। यस। यस मैम, फ्री का बहुत ही अच्छा रोल है, यहाँ पे आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। जैसे रीजनिंग का सब्जेक्ट हो गया, इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। टेक्निकल सब्जेक्ट भी फ्री में है तो उतना ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, एक फैक्चुअल होता है, तो आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। रही बात जीके जीएस की, तो इसमें आप कितना भी पढ़ लो 30 प्लस स्कोर कर सकते हो, 35 प्लस स्कोर कर सकते हो।
40 प्लस आप नहीं जा सकते हो। 25 to 30 ये सबके लिए है, टॉपर है या फिर बैक बेंचर है या फिर फेलियर है, आप इतना हम्म। ये स्कोर कर सकते हो। तो मेरा मानना है प्री में अगर आपका स्कोर 140 प्लस है, 135 प्लस है, तो डेफिनेटली ये मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। हाँ, प्री में अगर हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उससे एक डिपार्टमेंट और हमारा रैंक जो डिसाइड होता है, तो वो उसमें भी एक अच्छा हेल्प मिल जाता है। और आपका सिविल में रैंक हम चेक कर रहे थे अभी, वो 34 है आई थिंक, यस। और थैंक ये यू। बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, जैसे आप पीडब्ल्यू में कौन से बैचेस में थे और आपको उससे कैसे हेल्प मिली? मतलब आपने बताया आप CBT 2 बैच में भी थे जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे थे, एक बैच जिसमें आपको थ्योरी पढ़ने को मिल रही थी, तो उसने कैसे हेल्प करी? और आपने सेल्फ स्टडी में मतलब क्या ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए जो बाकी स्टूडेंट्स को आप गाइड करोगे कि उन्हें करना चाहिए? PW की बोले तो सारे एजुकेटर काफी हेल्पफुल, सारे मतलब एजुकेटर्स बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। पहली बार मैंने सोका बैच ज्वाइन किया था जब PW का लॉन्चिंग हुआ था उस टाइम, बट उस टाइम कॉलेज हम्म। में था तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाई थी उससे। उसके बाद मैंने CBD 2 के लिए चयन बैच चूज किया था, जिसमें प्रैक्टिस हम्म। सेशन काफ़ी अच्छे थे। साथ ही साथ जो गाइडेंस होना चाहिए एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के लिए कि आप मेंस में कैसे अप्रोच करोगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे, कितना अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि मैं बार बार आपसे मैसेज पे भी बात करता था कि मैं इतना हम्म। अटेम्प्ट करूँ, कितना अटेम्प्ट करूँ। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस के लिए, क्योंकि सिलेबस की बात करें तो प्री और मेंस ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस है हम्म। तो गाइडेंस का, सही अप्रोच का। आप प्री में है तो थोड़ा सा आप निगेटिविटी ले सकते हो, निगेटिव मार्क्स ले सकते हो, बट मेंस में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे 1/3 है। आप एक गलत क्वेश्चन करते हो तो आपके 4 मार्क्स चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम्म। गाइडेंस जो था वो बहुत ही हेल्पफुल था। और जैसे हमारा सिलेबस इतना ज्यादा होता है, आपको पता है इतने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, नॉन टेक, उनको रिवीजन के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी रखते थे? कैसे रिवाइज करते थे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना या मॉक टेस्ट, किस तरीके से? सिलेबस की बात करें तो सिविल का लेंदी तो सब सिलेबस में बहुत ज़्यादा लेंदी है। आप एक हम्म। सब्जेक्ट पढ़ते हो, दूसरा सब्जेक्ट आप भूल जाते हो, दूसरा सब्जेक्ट हम्म। पढ़ते हो पता चलता है कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं है, या फिर कंप्लीट भी है तो आप अगर उसको एक मंथ साइड में रखते हो तो आपको कुछ पता नहीं चलता है कि मैंने क्या पढ़ा था। क्योंकि जनरल साइंस नहीं, जनरल साइंस में क्या होता है कि आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। प्रिपरेशन हम्म। सबसे जरूरी होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के साथ साथ मॉक टेस्ट, क्वेश्चन वगैरह ये काफ़ी हेल्पफुल करते हैं चीज़ों को रिवाइज करने में। यही मेरा सारा अप्रोच था मैम। मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम क्लास में भी सभी स्टूडेंट्स को यही बहुत कहते ज़्यादा हैं। ज़रूरी हो जाता है। यस। क्योंकि जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आपको पता चलेगा। सिर्फ थ्योरी से आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे। इसमें क्योंकि चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल होती हैं, यहाँ पे आपको चीज़ों को अगर ज़्यादा दिन के लिए छोड़ देते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। चीज़ें भले ही आपने अच्छे से पढ़ी हो, लेकिन 1 मंथ के बाद, 1.5 मंथ के बाद आप पूरी तरह से उसको भूल जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यस। बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है रिवीजन में। अपना क्लास में एक स्टूडेंट्स का बड़ा डाउट रहता है, आपने भी जब बैचेस ज्वाइन किए होंगे तो बच्चे यही कहते थे, मैम नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपने कैसे किया मैनेज? मतलब आप नोट्स बनाते थे या PDF से पढ़ते थे, या शॉर्ट नोट्स भी बनाए वो रिवीजन में हेल्प किए? तो आपका क्या तरीका था? नहीं, मेरा जो था वो कंपोजिट सेक्शन था। जब हम्म। चीज़ें लेंदी हो जाती थी और जो आपने जो नोट्स दिया स्लाइड का वो मेरे लिए सफिशिएंट हो जाता था। लेकिन जब चीज़ों हम्म। को समराइज करना हो, कन्फाइन करना हो, मैं अपना सेल्फ नोट बनाता था। सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट होता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आप क्या चीज़ों को एक्चुअल टाइप का आप लिख सकते हो उसमें, तो शॉर्ट नोट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब एग्जाम से पहले हमें रिवीजन करना होगा तो शॉर्ट नोट्स जो है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। यस। इसीलिए यस मैम, क्लास शॉर्ट में नोट्स भी के साथ मतलब साथ हम स्टूडेंट्स। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ एक और चीज़ होती है मैम, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो उसमें हम्म। बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें मिलती हैं, या फिर हम्म। कुछ आप एरर करते हो, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट कॉपी बना कर रखी थी जिसमें मैं सारी चीज़ों को नोट करता था। मैंने कहाँ पे गलती किया, किन चीज़ों में गलती किया, या फिर मैं किस चीज़ को भूल रहा हूँ, बार बार भूल रहा हूँ। जो आप हमेशा क्लास में बताती रहती हैं कि चीज़ों को आप नोट करते रहिए, आप किन चीज़ों को भूल रहे हैं, तो समराइज करने में साथ ही साथ एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है मैम। बिल्कुल। तो बाकी स्टूडेंट्स को यही सीखने को मिलता है, जैसे जब हम नया क्वेश्चन कोई सॉल्व करते हैं, देखते हैं कोई नया फॉर्मूला या डाटा, तो उसको एक नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं, ताकि पेपर से वो पहले बहुत वो एक बार इंपॉर्टेंट है, हम रिवाइज कर ले। यस। क्योंकि वो बिल्कुल। एग्जाम जब टाइम में आता है तो आप क्या चीज़ें याद है ये डिपेंड नहीं करता। माइंड में आपके साथ दो चीज़ें चलती है जो आपको याद नहीं है, लगता है जैसे हाँ यही क्वेश्चन आएगा, मुझे ये चीज़ नहीं याद है, तो काफ़ी चीज़ वो परेशान करती है। तो आप चीज़ों को रिकॉल करते रहें या फिर शॉर्ट नोट्स आपके पास है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से कन्फाइंड वे में टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कल जब आपका रिजल्ट आया, आपने सबसे पहले किसे फोन करके बताया? कैसी फीलिंग थी ये? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात ऑफकोर्स, होती है, हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं और अपना रिजल्ट बताते हैं घर कॉल करके।
रिजल्ट की बात करें तो मैं काफ़ी इसके लिए स्ट्रेटजिक हो गया था, क्योंकि मम्मी को काफ़ी उम्मीदें थी। मतलब एक होता है ना कि लड़का मतलब प्रिपरेशन करने गया है तो जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आ जाए। तो जब मैंने मेंस का एग्जाम दिया था तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, सीपीडब्ल्यूडी नहीं तो सेंट्रल वाटर कमीशन तो पक्का मिल ही जाएगा। तो उसी टाइम मैंने मम्मी को बता दिया था कि मम्मी मेरा हो गया है, तुम टेंशन मत लो। इस बार मैंने बताया कि वो बहुत डांटी इस बार कि तुम झूठ बोलते हो, या फिर गुस्सा भी की। बट जो हैप्पीनेस होता है वो तो दिखता ही है मैम। चलिए, तो एक तरह से बहुत मैंने अच्छा थोड़ी सी लगा मुझे चीटिंग की आपसे थी, बात करके। यस, खुशियों यस। को चुराने के लिए मैंने एक थोड़ी सी चीटिंग की थी। पहले ही मैंने घर वालों को बता कर रखा था कि नहीं मेरा हो गया है, ताकि अच्छा, मतलब आप कॉन्फिडेंट भी थे कि यस, मेरा एग्जाम जो है निकल जाएगा और सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। हाँ। हाँ, क्योंकि मैंने चीज़ों को काफ़ी बेहतर किया था। जैसे सीबीटी वन की मैं बात करूँ तो मेरा एक्यूरेसी बहुत ही कम था, 29 या 80% के आसपास था। बट मैं बात अच्छा। करूँ सीबीटी टू का, तो उसमें मेरा एक्यूरेसी 91% था। तो ओ, ये इसके साथ बहुत अच्छा बहुत है। ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरा तो हो जाएगा इस बार। हम्म। और मैं अगर बात करूँ सपोर्ट का, तो अगर विदाउट ब्लड रिलेशन बात करूँ तो मेरा एक दोस्त है विक्रम। मतलब अगर मैं युद्ध का अगर अर्जुन हूँ तो वो मेरे लिए कृष्ण था। काफ़ी मोटिवेट करता था, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर मेंटल स्ट्रेस जितने भी थे सारे वो टैकल करता था। भाई ऐसा करो वैसा करो, वो काफ़ी हम्म। हेल्पफुल। मतलब एक अच्छा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है। अच्छे दोस्त हमेशा आपको पुश करेंगे कि लाइफ में कुछ अच्छा करो, है ना? यस मैम। तो वैसे ही चीज़ें आपके कम दोस्त हो ने भी लेकिन आपकी बेहतर हो हेल्प। तो दोस्त के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बट हाँ जितने भी दोस्त हों वो सारे बेस्ट होने चाहिए, आपके साथ चलने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ एक दोस्त बोल रहा है भाई तू पढ़, एक बोल रहा है कि नहीं रहने दो, टाइम बहुत है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, अभी ये कर ले अभी वो कर ले, तो ऐसे नहीं होता। चलिए, पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम से आपको बहुत मतलब बधाई हो, आपको, आपके परिवार को, क्योंकि जब आपने कल एक पूरा इमोशनल होके वो इतना बड़ा मैसेज किया, तो मुझे भी मतलब मैं इतनी खुशी हुई कि आपने कहा कि इतने सेक्रीफाइसेस और हर एक चीज का ना एक आंसर मिल गया, वो आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट आसपास के लोगों को, आपको, आपकी फैमिली को। तो ये बहुत बड़ा दिन होता है हम लोगों के लिए। कितने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो और आपको फाइनली कल जो रिजल्ट मिला, और आपने कहा आपने ट्रेन पकड़ी है, अब आप घर जा रहे हो, यस है ना? मैम। हाँ, आप अभी कोई इमोशनल और होने की बात एग्जाम करूँ, को भी टारगेट कर रहे थे क्या इसके साथ? नहीं मैम, मैं एक तो होता है ना कि कसम खा लेना कि नहीं मुझे एग्जाम देनी है तो बस एक ही दो एग्जाम देनी है। एक एसएससी का था, एक रेलवे का था। इसके सिवा मैंने जिंदगी में कोई भी एग्जाम नहीं दिया। अपने 22 ईयर्स के जर्नी में एक भी एग्जाम मैंने नहीं दिया कॉम्पिटेटिव का। ये मेरा पहला एग्जाम था एसएससी जेई का। इससे पहले मैंने एनबीसीसी का दिया था, बट वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया, तो बैड लक था। हम्म। तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एग्जाम था। ये अपने आप में इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि आपने पहला एग्जाम दिया और पहले में ही इतना अच्छा रैंक लेकर आ गए और आपको डिपार्टमेंट भी मिल गया। चलिए, आपसे यस। बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लास्ट में कुछ अगले जो स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी जेई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई टिप्स आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि वो वेट कर रहे होंगे कि आप कोई ऐसी बात बोले जो वो भी अपने रूटीन में अपना पाए, अपने टाइम टेबल में, तो कुछ चीज में आप उनको हेल्प कर पाओ, गाइड कर पाओ, तो वो बताइए। प्रिपरेशन हिसाब से जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हो तो किसी को 3 साल लग रहे हैं, किसी को 2 साल लग रहे हैं, कोई लड़का एक ही बार में क्रैक कर ले रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक बार में क्रैक कर रहा है तो उसको कम एफर्ट डालने पड़ रहे हैं या फिर उसको टाइम कम लग रहा है। आप 3 साल इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप अपने चीज़ों में कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, आप 2 मंथ पढ़ते हो, तीसरे मंथ किसी की शादी आ गई, किसी का घूमने का ट्रिप हो गया, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो हो सकता है आप कोशिश करें कि लाइफ में जो है 1 साल 2 साल की ये चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करें, तो काफ़ी हेल्पफुल होती है कंटिन्यूटी मेंटेन करने में। अगर कंटिन्यूटी आपकी लाइफ में है तो आप अचीव कर सकते हो गोल को। बिल्कुल युवराज, तो बाकी स्टूडेंट्स आप सभी को ये सीखने को मिला। देखो, एक तो युवराज का एक टारगेट था और एक टारगेट कोई सामने हम्म। रखा कि मुझे ये एग्जाम देना है और एक ये एग्जाम निकालना है। बिल्कुल। एक टारगेट का मतलब सर मैम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक टारगेट का होना। क्योंकि जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते तो लड़के क्या करते हैं, सीजीएल का भी दे रहे हैं, सीएचएसएल हम्म। का भी दे रहे हैं, जितने भी नॉटेक एग्जाम है उसको दे रहे हैं। तो इससे क्या फिर होता है, गेट का उन्हें भी लग रहा दे है रहे कि हैं ये। हम्म। हाँ, उन्हें लग रहा है कि सारा सिलेबस सेम है। बट नहीं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। चीज़ें क्या होती हम्म। है, आप एक एग्जाम दिए सेलेक्ट नहीं हुए, 1 महीना उससे पहले गया, एग्जाम की तैयारी करने में 1 महीना गया, और चीज़ें बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, 1 साल 2 साल इसी तरह से गुजर जाती हैं। तो टारगेट फिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। हाँ, क्योंकि एक एग्जाम के लिए कुछ टाइम हमें रिक्वायर होता है कि इतना टाइम हमें देना पड़ेगा इसके लिए, रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बीच में कोई और एग्जाम आता है तो फिर हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी चेंज कर देते हैं, अलग तरह के क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं, फास्ट स्टडी करने लग जाते हैं। तो वही डिस्ट्रैक्शंस बन जाती है, मुझे लगता है, हमारे रास्ते में, जो आप लोग वो बहुत आपने ज़्यादा नहीं आने प्रॉब्लमेटिक दी। होती है। हम्म। नहीं मैम, मैंने वो उस चीज़ को बहुत बिल्कुल अवॉइड नहीं, मुझे टारगेट बिल्कुल। करना है। एक एसएससी है, उसके बाद आरआरबी। आरआरबी का भी सीबीटी वन हो चुका है शायद, कट क्लियर हो ही जाएगा।
चलिए, CBT 2 का एग्जाम अगर आप देंगे तो आपसे फिर से बातचीत करेंगे, पर आपका लाइफ अब सेटल हो चुकी है, तो एंजॉय करो आप इस टाइम को, और ये खुशी का मौका है तो अपनी फैमिली के साथ भी एंजॉय करो। और एक बार फिर से पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी हम पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे। और चलिए एंजॉय करिए, ये बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। तो अभी के सेशन को यहीं एंड करते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स को बहुत से जो पॉइंट सीखने को मिले तो वो नोट डाउन कर लो कि कैसे तैयारी करनी है। कोई भी, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, अगर आप लोगों के अंदर मोटिवेशन हो और प्लस कंसिस्टेंसी और कॉन्टिन्यूटी जो आपको मेंटेन रखनी है। चलिए मिलेंगे हम लोग किसी अलग एक नए और स्टूडेंट के साथ जिनका एग्जाम निकला है। तब तक थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट सभी को आपके एग्जाम्स के लिए।